नमस्कार। कहते हैं ना, जब भी कोई मुश्किल दौर आता है तो कला हमें रास्ता दिखाती है, उथल पुथल को समझने की एक ताकत देती है। आज हम एक ऐसी ही गहरी रचना को समझने की कोशिश करेंगे जो हाल के ही एक बहुत बड़े संकट से निकली है और यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। तो सवाल यही है कि जब पूरी दुनिया एक संकट से गुजर रही हो तो कला उसे कैसे आवाज देती है। आज हम देखेंगे कि कैसे लिटरेचर और खास तौर पर एक कविता उस दौर के हमारे साझा अनुभव को न सिर्फ आवाज देती है बल्कि शायद भविष्य का एक रास्ता भी दिखाती है। तो चलिए इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। बात हो रही है मीन केतन प्रधान की कविता कुर्री फोर की। ये कविता 2020 की महामारी के दौर में लिखी गई और उस वक्त की एक बहुत ही शक्तिशाली साहित्यिक आवाज बनकर उभरी। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 4 छंदों की ये कविता सिर्फ उस संकट का ब्यौरा नहीं देती, बल्कि ये उससे आगे का सवाल पूछती है कि संकट के बाद क्या। और सोचिए, ये कविता तब लिखी गई जब 1920s की महामारी के ठीक 100 साल बाद दुनिया एक और भयानक हेल्थ क्राइसिस से जूझ रही थी। तो महामारी के बाद की दुनिया के लिए कवि के मन में क्या ख्याल है, वो असल में एक नए युग की आहट महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा दौर जिसे वो एक बहुत खास नाम देते हैं। कविता की शुरुआत ही इन पंक्तियों से होती है। कवि का कहना है कि हिंदी साहित्य ने कई दौर देखे हैं, जैसे छायावाद जो कल्पना का योग था, फिर समाज को जगाने वाली चिंगारी का दौर आया और अब एक बिल्कुल नया दौर आया है जिसे वो कहते हैं करु दौर। और ये करु शब्द बड़ा गहरा है। इसके 2 मतलब हैं। एक तरफ ये कोरोना काल की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ ये करुणा काल का प्रतीक भी है। मतलब एक ऐसा युग जहां सबने मिलकर एक ही दर्द झेला और उस दर्द ने दुनिया भर की सरहदों को मानो मिटा ही दिया था। इस करु दौर की नींव रखने के बाद कवि हमारे समय की हकीकत को कुरेदते हैं। कविता का जो दूसरा छंद है वो आज की जिंदगी के एक बहुत बड़े विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन को सामने लाता है। ये लाइनें उस बुनियादी टकराव को पकड़ती हैं जिसकी कवि बात कर रहे हैं। मतलब हमारी बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच एक गहरा फासला आ गया है। बाहर से तो सब कुछ चमकदार, सब कुछ व्यवस्थित लगता है, लेकिन अंदर अंदर कुछ और ही चल रहा है। ये विरोधाभास एकदम साफ है। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन और मटीरियलिज्म की चकाचौंध है तो दूसरी तरफ उसी चमक के नीचे डर, असुरक्षा और गहराता हुआ स्वार्थ छिपा है। कवि इशारा करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इंसानियत के तौर पर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो इस विरोधाभास को पहचानने के बाद कविता का तीसरा छंद एक शक्तिशाली उम्मीद की तरफ बढ़ता है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक गहरी दिल से निकली पुकार है। साबुत यानी जो टूटा हुआ ना हो, अखंड हो, पूरा का पूरा हो। और बस यही एक शब्द है जिसमें कवि की सारी कामना सिमट गई है। कवि एक ऐसी दुनिया की गुहार लगा रहे हैं जो साबुत हो, मतलब अखंड। ये सिर्फ जंग खत्म करने की बात नहीं है, ये तो अस्तित्व के हर संघर्ष को मिटाकर एक अविभाजित मानवता बनाने की पुकार है जो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के मूल दर्शन से भी जुड़ती है। और अब हम कविता के आखिरी छंद पर आते हैं। यहां एक सिंबल उभर कर आता है, एक प्रतीक जो कविता का अंतिम संदेश देता है। ये परदेशी पंछी सिर्फ एक परिंदा नहीं है, बल्कि उम्मीद और एक नई सोच का शक्तिशाली प्रतीक है। ये उस साझा संघर्ष की आग से जन्मा है जिससे पूरी दुनिया गुजरी और ये अपने साथ एक बहुत जरूरी संदेश लेकर आया है। और इस पंछी का संदेश एकदम साफ है। वो कहता है कि अब दुनिया को एक नई जबान बोलनी चाहिए, डर और स्वार्थ की नहीं, बल्कि करुणा, सहयोग और मानवता की, ताकि हर तरफ सुख और संतुलन एक बार फिर से लौट सके। तो आखिर में ये कविता हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं हैं, इसकी एक स्थायी विरासत है, एक लेगेसी है। ये कविता हमारे समय का एक आईना बन जाती है। ये हमें उस पीड़ा की याद दिलाती है जिससे हम गुजरे। ये भविष्य के लिए हमें चेतावनी देती है और साथ ही ये करुणा और सहयोग के उन सबकों को भी समेटे हुए हैं जो हमने उस वैश्विक संकट के दौरान सीखे। समीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह कविता के इसी आखिरी लक्ष्य को बहुत खूबसूरती से बयान करती हैं। वो कहती हैं कि ये कविता एक ऐसे भविष्य की बात करती है जहां भय के स्थान पर विश्वास हो, स्वार्थ के स्थान पर संवेदना और विघटन के स्थान पर विश्व बंधुत्व। और आखिर में ये कविता यही सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। उस महामारी ने हमें एक नया सबक सिखाया, सोचने का एक नया नजरिया दिया।
तो अब सवाल ये है कि हम कौन सी भाषा चुनते हैं, करुणा की या टकराव की, सहयोग की या स्वार्थ की। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। मीनकेतन प्रधान की कविता कुर्री 3 के बाद अब प्रस्तुत है कुर्री 4 की समीक्षा। ये कविता उनके महानदी संग्रह में सम्मिलित न होकर छठे संग्रह साबुत की अंतिम कविता है। समीक्षा शुरू करने से पहले प्रस्तुत है समीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह का परिचय। डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह, उपनाम सखी सिंह। शिक्षा शास्त्र में एमए, बीएड, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा तथा जेनरेटिव एआई में सर्टिफिकेट कोर्स। संस्थापक परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट, भाषा सहोदरी हिंदी समिति, एनएसजी क्रिएशंस। संपादन भाषा सहोदरी पत्रिका, प्रेमावलंबन, लोकजंग पेपर में सखी का पन्ना की संपादक। काव्य संग्रह रेत पर लिखकर मेरा नाम, साझा काव्य संग्रह, काव्योपवन, सिर्फ तुम, तुहिन, अपना अपना आकाश, अपने अपने सपने, अपनी अपनी धरती, फागुन आयोरी, प्रेमावलंबन। चित्रात्मक एवं दृश्यात्मक अभिव्यक्ति। प्रतिष्ठित कवि लेखकों की रचनाओं की दृश्यात्मक प्रस्तुति यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदर्शित। मीनकेतन प्रधान जी की रचना कुर्री 1, 2, 3 व 4 के साथ ही अन्य रचनाओं की दृश्यात्मक प्रस्तुति विश्व हिंदी अधिष्ठान यूट्यूब चैनल पर। उनकी काव्यकृति महानदी और करु काल की समीक्षाओं की चित्रात्मक अभिव्यक्ति। इन समीक्षाओं पर आधारित रोचक वीडियो शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है। स्वयं की गीतों व कविताओं की दृश्यात्मक अभिव्यक्ति संगीत संसार चैनल के माध्यम से। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कई रचनाएं प्रकाशित। विश्व हिंदी अधिष्ठान की अकादमिक गतिविधियों का निष्पादन एवं तकनीकी संयोजन। समीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह के साहित्यिक परिचय के बाद अब प्रस्तुत है कुर्री 4 की समीक्षा। हालांकि ये कविता उनके महानदी संग्रह में सम्मिलित न होकर छठे संग्रह साबुत की अंतिम कविता है। लगता है इसका कथ्य पूर्ववर्ती कुररी कविता से अलग, पूर्ण रूपेण आधुनिक जीवन के समसामयिक यथार्थ से जुड़े होने के कारण कवि ने महानदी संग्रह में नहीं रखा, अथवा भाव की दृष्टि से इसे अलग रखना उचित समझा। बाद में उसे साबुत जैसे सर्वथा नवीन भावबोध की कविताओं के साथ रखना उन्हें ठीक लगा होगा। वैसे इस कविता कुररी 4 में केवल 4 छंद हैं, जिन्हें पहले की तरह सरसी छंद में ही निबद्ध किया गया है। इसमें कवि छायावाद से आगे के दौर की बात करता है। संभवतः छायावाद के अभ्युदय 1918 से 2 साल आगे 1920 में भी महामारी का संक्रमण था। उसके 100 साल बाद 2020 में कोरोना महामारी आई, जो इस रचना की पृष्ठभूमि है। दोनों की अनुभूति कारुणिक थी, इसलिए यहाँ कविता के आरंभ में ही संकेत किया गया है कि छायावाद के आगे। मीनकेतन प्रधान कहते हैं कि छायावाद के बाद अब करु दौर आया है, जो करुणा से भरा हुआ समय है। वे एक नए दौर की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, ये इस विश्लेषण से स्पष्ट होगा। छंद 1। छायावाद बाद चिंगारी, अब आया करु दौर, साबुत सभी में हो यह सदी, अब दुनिया एक ठौर। यहाँ कवि कहता है कि साहित्य और समाज ने अनेक दौर देखे, प्राचीन काल से लेकर आज तक, जिसमें छायावादी प्रकृति, प्रेम, सौंदर्यबोध, रहस्यात्मकता के बाद स्वाधीनताकामी राष्ट्रीय चेतना की कविताएं आती हैं। तदंतर चिंगारी अर्थात प्रगतिशील राजनीतिक सामाजिक यथार्थ बोध की कविताएं आती हैं। ये क्रम आगे बढ़ता है प्रयोगवाद से होते हुए नई कविता, जनवाद कविता, समकालीन कविता सहित विविध विमर्शों के रूप में, और आज जहां हम खड़े हैं उसे मीनकेतन प्रधान करु काल कहते हैं। छंद में वर्णिक पहला शब्द छायावाद बाद संघर्षों की चिंगारी इसी का द्योतक है। सर्वविदित है कि साहित्य का दौर कोरोना जैसे वैश्विक संकट से भी गुजरकर आगे बढ़ रहा है। आज का समय वैश्वीकरण के प्रभाव, सामाजिक आर्थिक विषमताओं, युद्ध जनित भीषण परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसलिए कवि कहता है, अब आया करु दौर। करु शब्द यहाँ करुणा काल अर्थात कोरोना काल और उसके बाद के समय का प्रतीक है। कोरोना के समय बहुत सारी रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास आदि धारणाएं टूटी। इस दौर ने पूरी दुनिया को एक ही पीड़ा में बांध दिया है। सीमाएं मिट गईं, सब एक समान पीड़ा के सहभागी बने। कवि इस आपदा को प्राकृतिक मानने के साथ ही पर्यावरण आदि के प्रभाव से भी जोड़ता है। छंद 2।
बाहर की दुनिया चमकीली, भीतर है कुछ और, हो रहे लोग यहाँ मतलबी, है खतरा हर ठौर। आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से दुनिया में दिखावे बहुत होने लगे हैं। भौतिकता चमत्कार है। कोरोना काल में ये सारा तामझाम ठप हो गया था। आज बाहर से व्यवस्था चमकदार लग रही है, पर हिंसक घटनाओं, हमलों, सीमा क्षेत्रों में तनाव आदि कारणों से भीतर भय बढ़ रहा है। दलित, शोषित, पीड़ित, महिला वर्ग की असुरक्षा आदि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। स्वार्थपरकता और बाजारीकरण का दबदबा है। विज्ञान और तकनीकी विकास ने निश्चित रूप से दुनिया को अग्रगामी बनाया है, किंतु सामाजिक समरसता के अभाव में लोग अपनों से दूर हो रहे हैं। स्वार्थपरकता और वैयक्तिकता की भावना प्रबल हो रही है। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये छंद महामारी के समय टूटते मानवीय संबंधों और मानसिक भय को भी सटीक रूप से दर्शाता है, जिसके बढ़ते प्रभाव को आज के समय में विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। छंद 3। सभी ओर लड़ाई भिड़ाई, ये दुनिया किस ओर, हर देश रहे अमन चैन से, साबुत सारे छोर। कवि के अंश संग्रह साबुत का मूल प्रतिपाद्य जीवन और समाज को प्रत्येक दृष्टि से साबुत अर्थात अखंड, अविभाजित रूप से देखना है। इसलिए इस छंद में कुररी पक्षी की वैश्विक चेतना के प्रतीक रूप में देश दुनिया की अखंडता की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से की गई है। उक्त छंद में लड़ाई केवल हथियारों की नहीं, बल्कि जीवन और उसके अस्तित्व की भी है। ये सही है कि महामारी से जीवन का अस्तित्व ही खतरे में आ गया था। आपसी टकराव, खींचतान और भौतिक समृद्धि अर्थहीन हो गए थे। महामारी के पहले और बाद की स्थितियों फिर से वैमनस्य और संघर्ष का वातावरण निर्मित होने लगा है, जिस ओर संकेत करता हुआ कवि देश दुनिया में शांति और साबुत मानवता की स्थापना पर जोर डालता है। ये चिंतन भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का मूल दर्शन भी है। कवि उसी एकात्मकता को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। छंद 4। दूर कहीं पंछी परदेसी, दिया संदेश जोर, दुनिया के नए बोल बोलो, खुशहाली सब ओर। यहाँ परदेसी पंछी उस आशा का प्रतीक है जो कठिन समय से संघर्ष करते हुए विश्व बंधुत्व और मनुष्यता के विकास का संदेश देता है। समय, परिस्थितियाँ, चाहे कोरोना जैसी महामारी की हों या हमले, युद्ध आदि, इस कविता के सृजन की तात्कालिक पृष्ठभूमि महामारी की त्रासदी है, जिससे उबरने और नए सिरे से जीवन क्रम को आगे बढ़ाने की अभीप्सा है। यहाँ महामारी ने मनुष्य को नया सोचने, नया बोलने और नई संवेदनाओं के साथ जीने का अनुभव दिया। कवि आशा करता है कि अब दुनिया करुणा, संयम और असहिष्णुता की भाषा बोले, ताकि हर ओर सुख और संतुलन लौट सके। कुररी 4 केवल एक कविता नहीं, बल्कि कोरोना काल की सामूहिक स्मृति है। वह स्मृति जिसमें पीड़ा भी है, चेतावनी भी और नवजागरण की पुकार भी। ये रचना बताती है कि जब पूरी दुनिया ठहर सी गई थी, तब मनुष्य ने अपने भीतर झांकना सीखा। भय, अकेलापन और असहायता के बीच भी करुणा, सहयोग और संवेदना की नई रोशनी जन्मी। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान ने करुकाल के माध्यम से युग जीवन को केवल विपत्ति का नहीं, बल्कि आत्मबोध से भी जोड़ा है। मनुष्य ने जाना कि विकास केवल भौतिक नहीं, मानवीय होना चाहिए। जब दुनिया एक रोग से लड़ रही थी, तब उसने ये भी समझा कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत करुणा, संयम और असहिष्णुता है। माना जा सकता है कि ये कविता अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टि से एक नई दिशा तलाशती है, जहाँ भय के स्थान पर विश्वास हो, स्वार्थ के स्थान पर संवेदना और विघटन के स्थान पर विश्व बंधुत्व। कुररी 4 कविता की यही सार्थकता है। धन्यवाद। समीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह। छायावाद बाद चिनगारी, अब आया करु दौर, साबुत सभी में हो ये सदी, अब दुनिया एक ठौर। बाहर की दुनिया चमकीली, भीतर है कुछ और, ओ भीतर है कुछ और, ओ भीतर
लोग यहाँ मतलबी है, खतरा हर ठौर। ओ खतरा हर ठौर, ओ खतरा हर ठौर। सभी और लड़ाई भिड़ाई, ये दुनिया किस ओर। हर देश रहे अमन चैन से, साबुत सारे छोर। दूर कहीं पंछी परदेसी, दिया संदेश जोर। ओ